बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो तेहरान है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। रेडियो तेहरान के सभी आदरणीय श्रोताओं की सेवा में हसन अब्बास और साथियों का सलाम पहुँचे। श्रोताओं, सदा की भांति आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की तिलावत एवं उसके अनुवाद से करेंगे। आज आप पवित्र कुरान मजीद के सूरह हुजुरात की 12वीं और 13वीं आयतों की तिलावत और अनुवाद सुनेंगे। कारी हैं श्री अब्दुल बासित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्म ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान लाने वालों, बहुत सी सोचों से बचो कि कुछ सोचें पाप होती हैं, और टोह में मत रहो, और न तुम में से कोई पीठ पीछे किसी की निंदा करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का मांस खाए? तुम्हें स्वयं इस बात से घिन आएगी, और ईश्वर से डरते रहो। निसंदेह ईश्वर तौबा स्वीकार करने वाला और दयावान है। हे लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष व स्त्री से पैदा किया और तुम्हारी बहुत सी जातियां और वंश बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको।
निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज्य ईरान की आवाज़। दोस्तों, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 009893506542। दोस्तों, आज बुधवार है, इस पंथ की 24 और मार्च की 15 तारीख है। साथ ही आज इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 22 तारीख है। आज की हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप खबर सुनेंगे और उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और उसके बाद आपकी सेवा में पेश किया जाएगा कार्यक्रम आशा की किरण, और उसके बाद आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जाएगा वो होगा आज कल। दोस्तों, कार्यक्रम के अनुसार अब आप रेडियो हिंदी तेहरान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार रविश जैदी और मरियम मेहरदादी से सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान ने अपने नए युद्धपोत को आत्मघाती ड्रोन विमानों से किया लैस। इसराइल में जारी विरोध प्रदर्शन पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। रूस को नुकसान पहुंचाने की पश्चिम की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, पुतिन। अडानी घोटाले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, विपक्षी दलों का मार्च। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स IRGC के नेवी कमांडर का कहना है कि नए स्वदेश निर्मित शहीद मेहदवी युद्धपोत को कामयाजे या आत्मघाती ड्रोन विमानों समेत विभिन्न प्रकार के ड्रोनों से लैस किया गया है। IRGC के नेवी के कमांडर एडमिरल अली रजा तंगसीरी का कहना था कि शहीद मेहदवी युद्धपोत को क्रूज मिसाइलों से लैस किया गया है, जिनकी मारक क्षमता 300 से 750 किलोमीटर तक है। जिन आत्मघाती ड्रोन विमानों को युद्धपोत पर स्थापित किया गया है उनकी रेंज 1300 किलोमीटर है। इसके अलावा ये युद्धपोत 5 हेलीकॉप्टरों को भी अपने साथ ले जा सकता है। 240 मीटर की लंबाई और 27 मीटर की चौड़ाई वाला 2100 टन का ये युद्धपोत 3D राडार और अत्यधिक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध संचार प्रणाली से लैस है। तंगसीरी का यह भी कहना था कि IRGC के युद्धपोत निकट भविष्य में अमेरिकी युद्धपोतों के पीछे छोड़ देंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसराइल में जारी विरोध प्रदर्शनों की ओर इशारा करते हुए ट्वीट किया कि बिना जड़ की नींव हवा के झोंके से ढह जाएगी। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अवैध शासन में हर दिन विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। पिछले कई महीने से लोग नेतन्याहू सरकार के उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसे न्यायिक सुधार के बहाने न्यायपालिका की शक्ति समिति के लिए लाया जा रहा है।
इसराइल में जारी प्रदर्शन अब खतरनाक मोड़ लेते जा रहे हैं। नेतन्याहू के कट्टर दक्षिणी पंथी गठबंधन और उनके विपक्षियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। हवाई ज़ायनी शासन के सभी विपक्षी नेताओं का मानना है कि नेतन्याहू न्यायिक सुधार योजना के जरिए जहां इस शासन की न्यायिक प्रणाली को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, वहीं वो इसके बहाने खुद को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के 3 मामलों से पूरी तरह बरी होने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस बीच अवैधानिक शासन के कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब इसराइल गृह युद्ध की आग में जलकर राख हो जाएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि 15 मार्च बुधवार से 19 मार्च तक ओमान सागर में ईरान और रूस के साथ मिलकर चीनी सेना सैन्य अभ्यास करेगी। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ओमान महासागर का समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया के बहुत से देशों के जहाज यहां से आते और जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। ईरान, रूस और चीन के संयुक्त नौसेना अभ्यास का लक्ष्य इस रणनीतिक जल क्षेत्र की सुरक्षा को स्थायी बनाना तथा सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करना है। चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार बीजिंग, मॉस्को और तेहरान इस बात पर जोर देते हैं कि इस अभ्यास के आयोजन का उद्देश्य द्विपक्षीय और रणनीतिक सहयोग को मजबूत बनाना है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के विभिन्न इलाकों पर आतंकी ज़ायनी सेना द्वारा एक बार फिर हमला किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। फिलिस्तीनी सूत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध ज़ायनी शासन के आतंकी सैनिकों ने मंगलवार देर रात एक बार फिर पूर्वी नाब्लस के कफर कद्दुम और पूर्वी बैतलहम के हरमला गांव पर हमला किया और कई घरों की तलाशी ली। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकी इस्राएली सैनिकों ने 3 फिलिस्तीनी युवकों को गिरफ्तार किया है जो जेनिन में एक चेक पोस्ट के पास से गुजर रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस को अस्थिर करने का पश्चिम का प्रयास विफल हो गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एक हेलीकॉप्टर निर्माण केंद्र का दौरा करने के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आर्थिक संकट पैदा करके रूस को अस्थिर करने के लिए पश्चिम ने भारी निवेश किया, लेकिन वो अपना ये लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। पुतिन का कहना था कि कुछ लोग सोच रहे थे कि जब पश्चिमी कंपनियां रूस छोड़कर जाएंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जल्द ही रूसी कंपनियों ने पश्चिमी कंपनियों की जगह ले ली। रूसी राष्ट्रपति का कहना था कि पश्चिम ने रूस को कमजोर करके नियंत्रण करने की नीति अपना रखी थी, जबकि पश्चिमी प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंधों से पश्चिमी देशों का अनुमान था कि रूस की जीडीपी 20% तक गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंगलवार को एक अमेरिकी ड्रोन विमान के काला सागर में गिरने से पहले अमेरिकी ड्रोन और 2 रूसी लड़ाकू जेट विमानों के बीच क्या हुआ, इसे लेकर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने विरोधाभासी बयान जारी किए हैं। पेंटागन का कहना है कि रूस के 2 Su-27 लड़ाकू विमानों ने MQ-9 रिपर ड्रोन पर ईंधन डाला था, जो काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक नियमित निगरानी मिशन पर था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में दावा किया है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने 30 से 40 मिनट तक ड्रोन के सामने और चारों तरफ उड़ान भरी और फिर उनमें से एक ड्रोन ने एक प्रोपेलर को टक्कर मार दी, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इसे काला सागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में डुबो दिया। पेंटागन का ये भी दावा है कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय एयरस्पेस में अपनी नियमित उड़ान पर था जब रूसी लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी विमानों ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया और वो अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में नहीं आए। रूस ने पेंटागन के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें रूसी विमानों के अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में आने की बात कही गई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि MQ-9 रिपर ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भर रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने की पुलिस की कोशिश के नतीजे में पुलिस और खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक मंगलवार शाम पुलिस ने लाहौर में इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन
खान के समर्थकों ने पुलिस का रास्ता रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले दागे। झड़प में कई कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल हो गए। बुधवार की सुबह आखिरी सूचना मिलने तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन अब पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा है। इमरान खान ने अपने ट्वीट में अपने समर्थकों से अपील करते हुए लिखा है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गई है। उसका ये ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपको इन्हें गलत साबित करना है। आपको साबित करना है कि आप जिंदा कौम हैं। अमेरिका में जारी आर्थिक संकट के दौरान फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा ने और 10,000 लोगों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। इससे पहले नवंबर 2022 में मेटा ने एक बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। अमेरिका में आर्थिक मंदी और बढ़ते खर्चों के चलते इसे देश की आईटी कंपनियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को मेटा के सीईओ के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कहा कि 10,000 लोगों को मेटा से निकालने के अलावा 5,000 नौकरियों के विज्ञापन को भी रोक दिया जाएगा। अडानी समूह पर लगने वाले महाघोटाले के आरोपों की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने ये मार्च निकाला है, जिसमें विपक्षी नेता अडानी के साथ मोदी सरकार की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं ने आश्चर्य जताया है कि इस मामले में सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी पर निशाना साधा है और लंदन में मोदी सरकार की आलोचना के लिए उनसे माफी की मांग को लेकर संसद की कार्रवाई में रुकावट डाली है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज़। राजनीतिक चर्चा। राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं भारतीय संसद में हंगामा, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर तनाव बढ़ा और यूक्रेन संकट और भी गहराने की आशंका। तो सबसे पहले भारतीय संसद का विषय। अडानी समूह पर लगने वाले महाघोटाले के आरोपों की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने बुधवार को संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने ये मार्च निकाला, जिसमें विपक्षी दल के नेता अडानी के साथ मोदी सरकार की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी। भारतीय संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज लगातार तीसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ और दोनों सदनों की कार्रवाइयां नहीं चल सकी। कांग्रेसी नेता और सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान भारत के लोकतंत्र से जुड़े बयान को लेकर जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध जता रही है, वहीं संयुक्त विपक्ष अडानी भ्रष्टाचार मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की निरंतर मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने का आरोप लगाया था, जिसे भाजपा ने विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की साजिश कहा है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, ये क्या आरोप है? डायरेक्टली है, स्पीकर पर आरोप है, इंस्टीट्यूशन पर आरोप है, और ये कहा है बाहर जाके, दिस इज द हाइट ऑफ इंसल्ट टू द पार्लियामेंट। 18 विपक्षी दलों के सांसदों ने अडानी कथित भ्रष्टाचार मामले की जांच की मांग को लेकर आज संसद से प्रवर्तन निदेशालय की ओर मार्च निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने विजय चौक पर, जो संसद के निकट है, रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के निर्देश पर ही हमें ईडी मुख्यालय जाने से रोका गया है। पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए भारी बल तैनात किया था और आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। पत्रकारों को भी प्रदर्शनकारियों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। विरोध प्रदर्शित करने के बाद कई सांसद वापस लौट गए और कुछ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अडानी भ्रष्टाचार मामले से ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी पर हमले कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार ईडी भ्रष्टाचार के कई मामलों की जांच कर रहा है, अडानी मामले की भी जांच करनी चाहिए। बताया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस न तो विपक्ष के मार्च में शामिल थी और न ही उसने संयुक्त संसदीय समिति से अडानी मामले की जांच की मांग की है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, वे संसद में इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। शमशाद काज़मी, रेडियो तेहरान, दिल्ली। और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ गया है और राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होने से परहेज कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में तनाव में वृद्धि हो गई है। इमरान खान की गिरफ्तारी विलंबित करने के समय की समाप्ति के बाद प्रतीत ये हो रहा है कि अदालत में उनकी उपस्थिति के लिए दबाव में वृद्धि हो गई है। इस प्रकार से कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर देश में तनाव उत्पन्न करने का आरोप लगाया है, जबकि इमरान खान के वकीलों ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से वो अदालत में हाजिर होने से परहेज कर रहे हैं। वास्तव में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान पर पिछले नवंबर महीने में जो हमला हुआ था वो उसकी पुनरावृत्ति से चिंतित हैं। इसी कारण उन्होंने अदालत से अपील की है कि जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का प्रबंध किया जाए। पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ मंसूर अहमद खान कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला इससे कहीं अधिक कि वो अन्यायिक और उनके ऊपर लगे आरोपों से संबंधित हो, देश की शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है। इन अर्थों में कि इस समय पाकिस्तान की सरकार दो महत्वपूर्ण पार्टियों से मिलकर बनी है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे मुस्लिम लीग नवाज, और ये दोनों पार्टियां इमरान खान को राजनीतिक मैदान से बाहर निकाल देना चाहती हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टियों को इमरान खान और उनकी पार्टी के प्रतिरोध का सामना है और इन दोनों पार्टियों को इस बात का भी भय सता रहा है कि वे अगले चुनाव में कहीं हार न जाएं। पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अगले चुनाव में अपनी पराजय से चिंतित हैं, इसलिए दोनों पार्टियां इमरान खान को बदनाम करने, उन्हें भ्रष्ट बताने और उनकी सामाजिक पकड़ को कमजोर करने की चेष्टा में हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ मोहसिन रूही सिफत कहते हैं कि पाकिस्तान को इस समय आर्थिक और सुरक्षा सहित विभिन्न मामलों व समस्याओं का सामना है। ऐसी स्थिति में ये विषय ध्यान योग्य है कि पाकिस्तान की सरकार और अदालत दोनों राजनीतिक संकट पर
ध्यान दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान को इस समय हर दूसरे समय से अधिक राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। और ये इस बात का सूचक है कि पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टियों के लिए हर चीज से अधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिकता इमरान खान को राजनीतिक मैदान से बाहर निकालना है। और अब रुख करते हैं यूक्रेन युद्ध का। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बार फिर अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ गया है। रिपोर्टों में बताया गया है कि रूस ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन अभी तक रूस और अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कोई भी सटीक बयान सामने नहीं आया है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम। मंगलवार को एक अमेरिकी ड्रोन विमान के काला सागर में गिरने से पहले अमेरिकी ड्रोन और 2 रूसी लड़ाकू जेट विमानों के बीच क्या हुआ, इसे लेकर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों ने विरोधाभासी बयान जारी किए हैं। पेंटागन का कहना है कि रूस के 2 Su-27 लड़ाकू विमानों ने MQ-9 रीपर ड्रोन पर ईंधन डाला था, जो काला सागर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में एक नियमित निगरानी मिशन पर था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में दावा किया है कि रूसी लड़ाकू विमानों ने 30 से 40 मिनट तक ड्रोन के सामने और चारों तरफ उड़ान भरी और फिर उनमें से एक ने ड्रोन के प्रोपेलर को टक्कर मार दी, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने इसे काला सागर के अंतर्राष्ट्रीय पानी में डुबो दिया। पेंटागन का यह भी दावा है कि ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में अपनी नियमित उड़ान पर था जब रूसी लड़ाकू विमानों ने इसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी विमानों ने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया और वो अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में नहीं आए। रूस ने पेंटागन के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें रूसी विमानों के अमेरिकी ड्रोन के संपर्क में आने की बात कही गई थी। रूसी रक्षा मंत्रालय का ये भी कहना है कि MQ-9 रीपर ड्रोन अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भर रहा था। इस घटना के बाद मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन में रूस के राजदूत को तलब किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में तलब किए जाने के बाद रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने कहा कि यूरोप के पूर्वी हिस्से में जो कुछ चल रहा है उसे ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कार्रवाइयों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। MQ-9 रीपर एक विशाल मानव रहित एयरक्राफ्ट है जिसके पर 66 फुट या 20 मीटर लंबे होते हैं। इसे बनाने में $32 मिलियन की लागत आती है, यानी ये एक काफी कीमती एयरक्राफ्ट है। अमेरिकी सेना ने इसे इराक और अफगानिस्तान में जासूसी और हवाई हमलों के लिए इस्तेमाल किया था। इसे हेलफायर समेत एक साथ 8 लेजर गाइडेड मिसाइलों और दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इस घटना से स्पष्ट है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव का जोखिम कितना बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी लगातार आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और इन देशों ने यूक्रेन को हथियारों का भंडार बना दिया है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को दुनिया पर अपनी ढीली पड़ती पकड़ को फिर से मजबूत करने और अपने प्रतिद्वंदियों खास तौर पर रूस को कमजोर करने के अवसर के तौर पर देख रहा है, जबकि रूस ने अब तक इस युद्ध में यही साबित किया है कि युद्ध में उसका पलड़ा भारी है और वो अगले कई वर्षों तक इसे जारी रखने की क्षमता रखता है। और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा। हमारे साथी अख्तर अब्बास की ज़बानी अब आपकी सेवा में पेश है कार्यक्रम आशा की किरण। आशा की किरण। दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इस समय मानवता के महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लोगों की नजरों से ओझल हैं, तो ये एक प्रकार की महरूमियत है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब ईश्वर अपनी रचना यानी इंसानों के क्रियाकलापों से नाराज होता है तो हमें लोगों के बीच से दूर कर देता है। महान ईश्वर ने महामुक्तिदाता के ज़हूर के लिए एक शर्त ये लगा रखी है कि लोग बौद्धिक व आध्यात्मिक दृष्टि से इस लायक हो जाएं कि इमाम की कद्र करें और उनके पावन अस्तित्व का मूल्य व महत्व समझें। दूसरे शब्दों में महान ईश्वर जो 12वें इमाम को पर्दे गैब में रखे हुए है, उसका एक कारण यह है कि हम ज्ञान, बुद्धि और अध्यात्म की दृष्टि से वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पहुंचना चाहिए। लोग अभी इस लायक नहीं हुए हैं कि वे इमाम का महत्व समझ सकें। लोग जब तक महामुक्तिदाता का महत्व समझने के लायक नहीं हो जाते, तब तक महामुक्तिदाता का ज़हूर नहीं होगा। जो इंसान वास्तव में महामुक्तिदाता का प्रतीक्षक बनना चाहता है, उसे चाहिए कि वह अपने आप को इमाम का महत्व समझने के लायक बनाए। अगर कोई रात दिन इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करता है, परंतु वह न तो अपना अमल सही करता है और न अपने ज्ञान में वृद्धि करता है और न ही अपनी सोच बदलता है, तो वो इमाम के ज़ुहूर का सच्चा प्रतीक्षक नहीं है। महामुक्तिदाता के ज़हूर की एक शर्त यह है कि लोग उनके अस्तित्व की ज़रूरत महसूस करने लगें। जब तक लोग उनके पवित्र अस्तित्व की ज़रूरत का आभास नहीं करेंगे, तब तक इमाम का ज़हूर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई इंसान हल्का फुल्का बीमार हो या सर्दी जुकाम हो तो वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, और दशा में अगर डॉक्टर उसके पास आ जाए तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि अभी आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। महामुक्तिदाता का लोगों की नजरों से गायब होना एक परीक्षा भी हो सकती है। इमाम की गैबत के काल में केवल उन्हीं लोगों का ईमान स्थिर रहेगा जिनके दिलों की महान ईश्वर परीक्षा ले चुका है। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा तो कुछ विशेष मोमिन होंगे जो महामुक्तिदाता के लिए हर प्रकार की कुर्बानी देंगे। आशा की किरण। मानवता के मोक्षदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर सटीक बहस पर आधारित कार्यक्रम आशा की किरण। हर हफ्ते बुधवार को। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मानवता के मुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही केवल लोगों की नज़रों से ओझल हैं, बल्कि इमाम से पहले नबी भी गायब हुए थे।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल सामने है। वे पैगंबर इस्लाम के जन्म से काफ़ी साल पहले पैदा हुए थे और महान ईश्वर के आदेश से आज तक गायब और ज़िंदा हैं। इसी प्रकार हज़रत इदरीस पैगंबर हैं, वो 20 वर्षों तक लोगों की नज़रों से गायब थे। इसी तरह एक अन्य पैगंबर हज़रत सालेह भी गायब थे। महामुक्तिदाता किस तरह लोगों की नज़रों से गायब रहकर लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं? उसका जवाब यह है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी चीजें हैं जो हमेशा से लोगों की नज़रों से ओझल हैं, परंतु लोगों को उनसे फायदा पहुंच रहा है। मिसाल के तौर पर आवाज़। आज तक किसी ने भी नहीं देखा कि आवाज़ किस रंग की होती है, उसकी वास्तविकता क्या है, मगर आवाज़ के अस्तित्व को सब मानते हैं और नज़रों से ओझल रहकर लोगों को अनगिनत फायदे पहुंचा रही है। फायदा पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ से फायदा पहुंचे वो दिखाई भी दे। इसी तरह दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाभ पहुंचा रही हैं और आज तक उन्हें किसी ने ना तो देखा है और ना ही देखेगा। जैसे इंसान की आत्मा, अगर शरीर में आत्मा ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम समूचे ब्रह्मांड की आत्मा समान हैं। अगर वो नहीं होंगे तो समूचा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। महान ईश्वर ने लोगों को पैदा करने से पहले इस जमीन पर अपना प्रतिनिधि भेजा, उसके बाद दूसरे लोगों को पैदा किया। दूसरे शब्दों में महान ईश्वर का प्रतिनिधि लोगों के बिना रह सकता है, मगर लोग ईश्वरीय प्रतिनिधि के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। दोस्तों, जब गैबत सुगरा आरंभ हुई यानी महामुक्तिदाता कुछ वर्षों के लिए लोगों की नज़रों से ओझल हुए तो 4 विशेष लोगों को इमाम का प्रतिनिधि बनने का शरफ हासिल हुआ। जिन 4 लोगों को इमाम का विशेष प्रतिनिधि बनने का शरफ हासिल हुआ उनमें सबसे पहले प्रतिनिधि का नाम उस्मान बिन सईद अमरी है। वो एक बहुत बड़े विद्वान और इमाम के निकट उनका विशेष स्थान था। उन्हें 10वें और 11वें इमाम ने भी अपना प्रतिनिधि बनाया था। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पिता इमाम हसन अस्करी उस्मान बिन सईद अमरी को अमीन और पवित्र व्यक्ति जैसी उपाधियों से याद करते और उनके संबंध में फरमाते हैं कि उस्मान बिन सईद हमारे विश्वास पात्र हैं और दूसरे इमामों के निकट भी वो विश्वास पात्र थे और मेरी ज़िंदगी में और मेरे मरने के बाद भी वो विश्वास पात्र हैं। वो जो कुछ तुमसे कहते हैं हमारी तरफ से है और जो कुछ तुम तक पहुँचाएं वो हमारी तरफ से है। इस प्रकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ये बताते हैं कि उनके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनके उत्तराधिकारी हैं और साथ ही 11वें इमाम 12वें इमाम का विशेष प्रतिनिधि भी नियुक्त करते और उसकी विशेषताओं को बयान करते हैं। साथ ही उस्मान बिन सईद भी लोगों के निकट एक अच्छे सदाचारी और अमीन व्यक्ति के रूप में मशहूर थे, क्योंकि वो इससे पहले 10वें और 11वें इमाम के भी प्रतिनिधि थे। इस वजह से लोगों ने आसानी से 12वें इमाम के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्वीकार कर लिया। उस्मान बिन सईद को महामुक्तिदाता का पहला विशेष प्रतिनिधि बनाए जाने की एक महत्वपूर्ण वजह ये थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गैबत और खुद उनके अस्तित्व को लेकर लोगों में बहुत से सवाल पैदा हो गए थे। इसीलिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा व्यक्ति इमाम महदी अलैहिस्सलाम का विशेष प्रतिनिधि बने जो लोगों के मध्य सदाचार रहा हो और लोग आसानी से उसकी बात को मान सकें और वो इमामत के बारे में मौजूद भ्रांतियों को दूर कर सके। इस दृष्टि से उस्मान बिन सईद की जिम्मेदारी बहुत कठिन व महत्वपूर्ण थी। उस्मान बिन सईद की एक तरफ से जिम्मेदारी थी कि वो महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के जान की दुश्मनों से रक्षा करें और दूसरी ओर लोगों को ये बताएं कि महामुक्तिदाता ही इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बेटे और उत्तराधिकारी हैं।
इसी प्रकार उस्मान बिन सईद का एक कार्य ये था कि वो लोगों के लिए ये साबित करें कि महामुक्तिदाता ने उन्हें अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इसी कारण वो अब्बासी शासकों की सरकार की राजधानी सामर्रा से बगदाद चले गए ताकि उन पर लोग कम ध्यान दें। उस संवेदनशील समय में उस्मान बिन सईद ने इमामत के बारे में लोगों में मौजूद भ्रांतियों को दूर करने का यथासंभव प्रयास किया। इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने समय के प्रभावशाली विद्वानों का भी सहारा लिया। इन विद्वानों और महान हस्तियों ने अपने भाषणों और किताबों के माध्यम से इमामत के बारे में मौजूद भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। उस्मान बिन सईद ये साबित करने के लिए कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ही अंतिम इमाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के उत्तराधिकारी हैं, कभी कभी कुछ अवसरों पर करामत या करिश्मे से काम लेते थे। मिसाल के तौर पर एक बार एक बच्चा कुछ माल उस्मान बिन सईद के पास लेकर आया और उनसे पूछा कि ये माल किसने भेजा है। तो उस्मान बिन सईद ने माल देने वाले का नाम और पता बताया। इस प्रकार जिन लोगों को महामुक्तिदाता के बारे में संदेह था, उनका संदेह भी दूर हो गया। अलबत्ता यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जब महामुक्तिदाता की गैबत का काल आरंभ हुआ तो कुछ लोगों ने महामुक्तिदाता का विशेष प्रतिनिधि होने का दावा किया और ये सिलसिला आज तक जारी है। यही नहीं, कभी कभी कुछ लोग महामुक्तिदाता होने का दावा भी कर बैठते हैं, परंतु शीघ्र ही उनके झूठे दावे की पोल खुल जाती है। यही नहीं, कभी कभी कुछ अवसरों पर इमाम के प्रतिनिधि रह चुके कुछ लोगों ने स्वयं को इमाम का विशेष प्रतिनिधि बताने का भी प्रयास किया। अहमद बिन हिलाल इस प्रकार के व्यक्तियों में से एक है। उसने गलत बयानी से काम लिया और स्वयं को इमाम का विशेष प्रतिनिधि बताया और कुछ लोगों को अपने आसपास इकट्ठा भी कर लिया। अहमद बिन हिलाल विदित में अच्छा और महान ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति था। अलबत्ता इससे पहले वो 10वें और 11वें इमाम के निकट भी रह चुका था, परंतु लोग उस पर कोई विश्वास या भरोसा नहीं करते थे। फिर भी उसे इस बात की अपेक्षा थी कि लोग उसे महामुक्तिदाता के विशेष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लें। परंतु जब उस्मान बिन सईद को महामुक्तिदाता का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया तो अहमद बिन हिलाल ने झूठा दावा किया कि मैं महामुक्तिदाता का विशेष प्रतिनिधि हूँ। अहमद बिन हिलाल लोगों के मध्य काफी मशहूर था, इसलिए कुछ लोग उसके झूठे दावे के छलावे में आ गए। उस्मान बिन सईद ने लोगों से कहा कि महामुक्तिदाता का विशेष प्रतिनिधि वो नहीं, मैं हूँ। उसके बावजूद कुछ लोग अहमद बिन हिलाल की जाल में फंस गए, परंतु महामुक्तिदाता ने 3 बार पत्र लिखकर लोगों को वास्तविकता से अवगत कराया। बहरहाल लगभग 266 हिजरी कमरी में उस्मान बिन सईद का निधन हो गया और उनके निधन के साथ प्रतिनिधि का उनका काल भी समाप्त हो गया। उन्होंने इन वर्षों में महामुक्तिदाता के मार्गदर्शन की छत्र छाया में काफी हद तक दुश्मनों के षड्यंत्रों पर पानी फेर दिया। महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में पैगंबर इस्लाम का कथन है कि जब महदी का ज़ुहूर होगा तो वो सलीब को तोड़ देंगे और ईसा उनके पास होंगे। पैगंबर इस्लाम की इस हदीस से बिल्कुल साफ है कि महामुक्तिदाता के ज़ुहूर के बाद पूरी दुनिया में समस्त लोगों का एक ही धर्म इस्लाम होगा। इस्लाम के अलावा कोई भी न तो दूसरा धर्म होगा और न ही उसका मानने वाला।
पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब महामुक्तिदाता का ज़ुहूर होगा तो वे एक गुफा से सच्ची तौरात, हजरत मूसा की असा या लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी निकालेंगे। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है और महान ईश्वर से दुआ है कि हे पालनहार, महामुक्तिदाता के जरिए अपने दोस्तों और नेक बंदों की सहायता कर और समस्त नेक लोगों को दुश्मनों की बुराइयों से सुरक्षित रख। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आशा की किरण और आज की सभा के अंत में आपकी सेवा में जो कार्यक्रम पेश किया जा रहा है वो है आज कल। आज कल दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज हम ट्विटर की खरीदारी और सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया के बारे में चर्चा करेंगे। अख्तर रिजवी और स्वाति का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ट्विटर की आय का बड़ा हिस्सा घृणा फैलाने वाली सामग्री से उसे मिलता है। जांच पड़ताल से ये पता चला है कि ट्विटर केवल 10 उन अकाउंट से $19 मिलियन अर्जित करेगा जिनको पहले ब्लॉक कर दिया गया था। अगर हम यह कहें कि एलन मस्क में ट्विटर के चले जाने से यह भ्रमित करने वाला एक अव्यवस्थित प्लेटफॉर्म हो गया है तो कोई गलत नहीं होगा। जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है उस समय से कई विचित्र घटनाएं घट चुकी हैं। 27 अक्टूबर 2022 को एलन मस्क ने $44 मिलियन की डील करके ट्विटर का अधिग्रहण किया। इस काम के बाद से ट्विटर के प्रबंधन में कई तरह के बदलाव देखने में आए हैं। एलन मस्क ने ट्विटर में जिन प्रकार से कर्मचारियों की छटनी की वो तो अलग बात है। विशेष बात यह है कि ट्विटर को हथियाने के बाद से उन्होंने कई ऐसे बदलाव किए जिन्होंने लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद उसके भीतर कुछ ऐसे नए नियम और कानून लागू किए जिनके कारण कई प्रकार की समस्याएं सामने आ रही हैं। इसमें नित नए बदलाव हो रहे हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक हासिल करने के बारे में लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। एलन मस्क ने सबसे पहले ब्लू टिक का प्रयोग अकाउंट के सही तथा सक्रिय होने के लिए किया जाता था, लेकिन ट्विटर के नए मालिक के आ जाने के बाद ये पता चला है कि इस बारे में नई व्यवस्था को ट्विटर ब्लू के नाम से शुरू करेंगे। अब ट्विटर के हर प्रयोग करने वाले को अनुमति होगी कि वह हर महीने पैसे अदा करके ब्लू टिक हासिल कर सकता है। एलन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद उसके 7500 स्टाफ में से लगभग 3700 कर्मचारियों को निकाल दिया है। ट्विटर की पुरानी इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन की टीमों को लगभग समाप्त कर दिया गया है। ट्विटर से निकाले जाने वाले अधिकारियों में से कुछ वे भी थे जो इसकी सत्यापन की टीम में शामिल थे। विशेष बात यह है कि यह काम अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से मात्र 4 दिन पहले किया गया। बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को निकालने के साथ ही ट्विटर ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों की विशेष स्थानों तक पहुंच को सीमित कर दिया। इस प्रकार और इस काम के लिए उसने केवल 15 लोगों को ही अनुमति दी। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नारे के साथ सामने आए थे, उन्होंने लीगल एग्जीक्यूटिव विजय गड्डे को निकाल दिया, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट के बंद होने का कारण बने थे। इन फैसलों ने ट्विटर को बड़े विज्ञापन देने वालों को चिंतित कर दिया। इसीलिए जनरल मोटर्स और जनरल मिल्स जैसी कंपनियों ने ट्विटर से अपने विज्ञापनों को बंद कर दिया।
बात यहां तक पहुंच गई कि एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदने का अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपत्ति जताई है। जो बाइडेन ने कहा कि मस्क ने ट्विटर खरीदकर पूरी दुनिया में झूठ को फैलाने का फैसला किया है। हालांकि नागरिक संगठनों और कार्यकर्ता समूहों ने कंपनियों से मांग की है कि ट्विटर की नई नीति के निर्धारण से पहले वे इस कंपनी को पैसे भेजने से बचें। वे इस बात को लेकर चिंतित है कि हालिया प्रक्रिया और ट्विटर के कर्मचारियों को नौकरी से निकालना इसको निश्चित रूप में प्रभावित करेगा। एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर की मूल नीतियों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने एक कंटेंट मॉडरेशन समिति बनाए जाने की भी घोषणा की। मस्क का कहना है कि ये समिति उन लोगों की सम्मिलित से बनाई जाएगी जो विविध विचारधाराओं से अवगत होंगे। हालांकि वर्तमान परिस्थिति ये बता रही है कि उनके सारे वादे खोखले हैं। यहाँ पर हम उनमें से कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। जानकारी के अनुसार 10 हेटफुल अकाउंट्स पर विजिट करने से ट्विटर को $19 मिलियन की आमदनी हुई। CCDH अर्थात सेंटर फॉर कंट्रिंग डिजिटल हेट संस्था ने उन 10 अकाउंट्स की जांच की है जो पहले घृणा फैलाने और खतरनाक थ्योरी के कारण बंद कर दिए गए थे। ऐसी हालात में है कि एलन मस्क के ट्विटर का स्वामी होने के बाद इन अकाउंट को बहाल कर दिया गया है। अब यह बात स्पष्ट हो रही है कि ट्विटर को होने वाली उल्लेखनीय आय का एक भाग उन सामग्रियों से आता है जिनके माध्यम से घृणा फैलाई जाती है। ट्विटर को ऐसे अकाउंट से बहुत आमदनी होती है जो घृणा फैलाने वाली सामग्री पेश करते हैं। CCDH ने 47 दिनों के भीतर ऐसे 10 अकाउंट्स को खोजबीन की जिनसे लगभग 10,000 ट्वीट किए गए थे। इस जांच से पता चला है कि सामान्य दिनों में लगभग इसको 54 मिलियन बार देखा गया। यह आशा जताई जा रही है कि अकाउंट्स को 365 दिनों में लगभग 20 अरब बार देखा जाएगा। ब्रांड वॉच शोध कंपनी की ओर से दिए जाने वाले डेटा का प्रयोग करते हुए ट्विटर की इन अकाउंट से आय $19 मिलियन हो जाएगी। अध्ययनों से पता चलता है कि सबसे अधिक घृणित और गलत सूचना देने वाले ट्वीट से ट्विटर विज्ञापन भी देता है। उदाहरण स्वरूप अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग NLF के विज्ञापन के लिए एक ट्वीट के अंतर्गत बताया गया है कि उसमें कोरोना के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। चिंतित करने वाली एक खबर यह है कि ट्विटर मारिजुआना या हशीश का प्रचार करके उससे कमाई करना चाहता है। इससे पहले ट्विटर कैनाबिडियोल शीर्षक के अंतर्गत कुछ अमेरिकी प्रयोगकर्ताओं के लिए विज्ञापन दिया करता था। विज्ञापन देने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां लंबे समय से मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म से कुछ सीमितताओं के साथ अपना काम कर रही हैं, किंतु उनको स्वतंत्र रूप में अपना काम करने की अनुमति अभी नहीं है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के विरुद्ध खुले पैमाने पर नफरत के संदेशों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर दी है। डिजिटली घृणा को नियंत्रित करने वाली संस्था CCDH ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसके बहुत ही खतरनाक प्रभाव पड़े हैं। इसने मुसलमानों को ऑनलाइन धर्म की आजादी से वंचित कर दिया है। लगभग 3.8 मिलियन इस्लाम विरोधी तथा जातिवादी ऑनलाइन मैटर को विभिन्न प्लेटफॉर्मों से डिलीट करने में ट्विटर विफल रहा है। ये वो ऑनलाइन मैटर है जो इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध घृणा उगल रहा है। ट्विटर इनमें से केवल 15% सामग्री को ही डिलीट करने में सफल रहा। ऑस्ट्रेलिया के इस्लामी परिषद ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सोशल मीडिया पर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा और इस्लामोफोबिया के कई कारण हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ऐसे अतिवादी इस्लाम विरोधी गुट हैं जो घृणक सामग्री को ऑनलाइन पेश करते हैं। ये एक वास्तविकता है कि इस्लामोफोबिया को बहुत ही बुरे ढंग से फैलाकर मुसलमानों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयां की जा रही हैं। मुसलमानों के विरुद्ध तथा इस्लामोफोबिया को लेकर जो सामग्री सोशल मीडिया पर परोसी जाती है उनमें से 89% की ओर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको रोका भी नहीं जाता है। इस बात को CCDH ने भी स्वीकार किया है। CCDH की रिपोर्ट बताती है कि उसने ऐसी 530 ऑनलाइन सामग्री एकत्रित की है जिनमें इस्लाम विरोधी, घृणापूर्ण, जातिवादी और निराधार बातें मौजूद थी, किंतु इनको रोकने के लिए कोई भी गंभीर कार्यवाही नहीं की गई है। YouTube ने CCDH की ओर से बताई जाने वाली इस्लाम विरोधी 89 रिपोर्टों में से केवल 11.3 के विरुद्ध ही काम किया गया है और बाकी को अनदेखा कर दिया गया है। YouTube उन 23 वीडियोस को जो CCDH की ओर से पेश किए गए थे उनके बारे में कोई काम नहीं कर पाया। इस्लाम और मुसलमान विरोधी इन वीडियोस में से उसने 97% की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस्लामोफोबिया की स्थिति ये हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने इसको एपिडेमी बताया है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि राष्ट्र संघ की ओर से इस्लामोफोबिया के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करने के बावजूद आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस पर रोक लगाए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर। संचार माध्यमों का दावा है कि घृणा और अतिवाद के विरुद्ध संघर्ष किया जाए, किंतु व्यवहार में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें इजाजत दीजिए। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00989035065492। अगली सभा तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.